हाँ जी स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एज यूजुअल चालीसा का पार्ट, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एग्जाम्स के अंदर भी आपके सामने रहने वाले हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग अगेन, वंस अगेन। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसी के अंदर फर्स्ट यूनिट तो इंट्रोडक्शन होती है, सेकंड यूनिट हमारी सैम्पलिंग होती है। उसी के अंदर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा बनाना, पूरी पॉपुलेशन के हम छोटे छोटे छोटू से क्या बना देते हैं, स्ट्रेटा बना देते हैं, अलग अलग टाइप के, जो कि खुद आपस में क्या होते हैं, होमोजीनियस होते, इटसेल्फ में होमोजीनियस होते हैं और आपस में हिट्रोजीनियस होते हैं। फिर हम उसके अंदर से आंख बंद करके लोगों को क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं फॉर आर सैंपल, राइट। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो इट इज बी फॉर बॉम्बे की टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप एंड देन रैंडमली सेलेक्ट द पर्सन्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू मेट्रो स्टेशन from the early morning hours to peak morning hours follows which type of frequency distribution। तो इसके अंदर मैंने पहले भी आपको एक क्लासेस के अंदर आपको बताया है कि आपका जैसे मॉर्निंग आवर्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉर्निंग आवर्स होते हैं। मॉर्निंग आवर्स के अंदर सब लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ऑफिसेज जाते हैं, तो आपका जो मेट्रो स्टेशन पे है ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जैसे 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजते हैं, तब तक ये ट्रैफिकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर शाम होते 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 6, 7, 8 बजे तक वापस से ये ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो जाती है। तो दिस विल बी योर यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इफ एक्स एंड वाई, if x and y follows normal distribution with the 10 and 12 the mean and standard deviation is 3 and 4, तो उस कंडीशन में आपको इसका एडिटिव प्रोपोर्शन बताना है। तो x follows normal distribution with the mean एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 3 का स्क्वायर, y फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 12 एंड 4 का स्क्वायर। तो x प्लस वाई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 10 प्लस 12 करके 22, तो ये हो गया, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 3 जा 9 प्लस 16 का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट यानी कि 5 आपका क्या आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका 22 और ये आपका 5, तो C विल बी योर आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वेरिएंस ऑफ द टू वेरिएबल्स, द वेरिएंस यानी कि वेरिएंस ऑफ x है आपका 16, वेरिएंस ऑफ y है आपका 25 एंड को वेरिएंस है आपका 18.5। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x होगा आपका 4 4 जा 16, स्टैंडर्ड डिवीजन y होगा 5 5 जा 25। तो इससे आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, दैट इज कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y। तो कोवेरिएंस है आपका 18.5, स्टैंडर्ड डिवीजन x है 4 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y है 5। तो इसका आपका आंसर आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 18.5 डिवाइड 4 डिवाइड 5, तो ये आ रहा है आपका 0.925। ये तो हमारा ओरिजिनल आंसर आ रहा है। अब नाउ दिस सेज कि हमने दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, कैसे करके, क्या करके बनाया है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को, हमने बनाया है u इक्वल्स टू x माइनस 3/2/2 और v इक्वल्स टू y माइनस 2/3/3। अपन दोनों के नीचे लिख लेते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, आप इसकी स्केल से इसकी स्केल तक स्विंग बनाएंगे, झूला बनाएंगे। झूला बनाने के बाद इसकी ओरिजिन, इसकी स्केल का साइन, इसकी स्केल का साइन, ये स्केल के साइन आपके सेम है, तो आंसर भी क्या रहेगा, सेम साइन का रहेगा। तो इट इज 0.925, डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो फिर से ये जो चीज आप देख रहे हैं वो किस कैटेगरी की हो गई, सैम्पलिंग वाले चैप्टर से आती है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, फिर से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से आती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से ये प्रॉपर्टी आपके सामने फिर से आ रही है, राइट। तो वहाँ पर आपको बताया गया था, ये एक टॉपिक की लाइन है कि स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक
इट इज स्टैटिस्टिक नॉट द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और इसके बारे में अपन ने डिटेल में अच्छे से क्लास के अंदर पढ़ा ही है। तो डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। तो यानी कि P इज इक्वल टू 3Q, ये हमको पुट करना है। तो P इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस P, राइट, 1 माइनस P, क्योंकि P होने की और Q, P होने की और Q नहीं होने की का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। P होने की और Q नहीं होने की का टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो हम Q इक्वल्स टू 1 माइनस P यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, राइट। तो यह हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, राइट। 2 मिनट रुकेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो अपन इसको आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 3 माइनस 3P, फिर P प्लस 3P इज इक्वल टू 3, 4P इज इक्वल टू 3, तो P इज इक्वल टू 3/4। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 1/4। तो ये हो गया आपका 1/4। आ रही है क्या बात समझ में, सबको क्लियर है क्या? हाँ जी, ये क्लियर है हमको। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि इसके अंदर बोला है एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड 5 टाइम्स देन द नो सक्सेस विल बी, यानी कि n आपको 5 बता रखा है और P0 का आंसर पता करना है। तो P0 इज इक्वल टू 5C0 P यानी कि 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1/4 की पावर 5, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करके कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो B फॉर बॉम्बे 1/1024 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ऐसे तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बोला है समंदर में कूदो 4, 5 एंड 6, राइट। लेकिन मैंने आपको तभी ये बताया था कि ये शॉर्टकट है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में आएगा। लेकिन जब आपको थियोरेटिकली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो भी सबसे बेस्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, इस बात को भी दिमाग में ध्यान रखिए। एवरेज में सबसे जो बेस्ट है वो कौन है, AM अर्थमेटिक मीन है, तो उसकी वैल्यू AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM, तो अर्थमेटिक मीन वहां पर सबसे बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन जो कि डिस्पर्जन के मेजर्स हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट, यूजेबल, सुटेबल, वेल नोन, आइडियल, रिजिडली डिफाइंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी बातें जो हैं वो किसमें एप्लीकेबल होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, सबसे बड़े को लिखोगे। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप पूछते हैं तो यहाँ पर होता है रेंज इज ग्रेटर देन, चलो रेंज को भूल जाओ, ज्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा नहीं जाता, तो हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही ध्यान रखें। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीन डेविएशन इज क्वार्टाइल डेविएशन, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन लिख रहे हैं। अब उसके बाद में ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 10, 12, 15 आपका रिलेशनशिप होता है, राइट। क्या होता है, 10, 12, 15 ये आपका रिलेशनशिप होता है। तो ध्यान रखिएगा जब स्टैंडर्ड डेविएशन पहले है तो सबसे पहले यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू ही आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में अभी यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पर हमने एक ही ऑप्शन मिल रहा है, C ऑप्शन मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है, ये उल्टा पुल्टा करने का हमको टेंशन है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में ये उल्टा पुल्टा किया हुआ मिल सकता है। तो इसलिए ये उल्टा पुल्टा कैसे होता है, इस चीज को याद रखने के लिए ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले, और इसीलिए 10, 12, 15 में से 15 सबसे, 15 सबसे बड़ा होता है, तो वो आपको सबसे पहले लिखना है जब इनका एम्पेरिकल रिलेशनशिप, अप्रॉक्सीमेशन रिलेशनशिप यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन है आपका 10, स्टैंडर्ड डिवीजन 4 और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि
16। तो आपको यहाँ पर बताया गया था मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियांस, मतलब एनपी की वैल्यू हमेशा एनपी क्यू वैल्यू से ज्यादा ही होगी। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं 10 और ये यहाँ पर बोल रहे हैं 16, तो इट कांट बी पॉसिबल एट ऑल, किसी भी सिचुएशन में नहीं। तो इसलिए ए फॉर एप्पल नॉट वैलिड, दिस रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड। Very easy. Next task, the n pair of observation, the coefficient of concurrent deviation is calculated is this, and the 6 concurrent deviations are given in question. तो n number of observation आपको पता करना है। तो coefficient of correlation हमारा चैप्टर है। coefficient of correlation के अंदर हमारे प्रैक्टिकल 3 मेथड होते हैं, कार्ल पियर्सन coefficient of correlation, स्पीयरमैन रैंक coefficient of correlation, और चौथा है concurrent deviation method। concurrent deviation method के लिए 4 इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बोले थे, सबसे इजी है, सबसे क्विक है, ओनली फॉर डायरेक्शन है, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड है। इजी है, क्विकेस्ट है, इजीएस्ट है, क्विकेस्ट है, ओनली फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फिर उसका फॉर्मूला होता है हमारा r इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। फिलहाल r यहाँ पर पॉजिटिव में है, r यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो अभी हम ये अंदर बाहर वाले प्लस माइनस साइन क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो ये भी है 1/3 का रूट, इधर बचा 2c माइनस m अपॉन m का रूट। ठीक है, और c कॉन्करेंट डेविएशंस का टोटल आपको बता रखा है कितना है भैया, 6 है। तो हम यहाँ पर c की जगह क्या पुट कर देते हैं, 6 पुट कर देते हैं। तो पहले तो रूट से रूट आपका कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या बचा आपका 1/3 इज इक्वल टू 6 माइनस m अपॉन m। फिर आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 3m। फिर ये है 1m, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस का 3m इज इक्वल टू 18। तो ये क्या हो गया, 4m इज इक्वल टू 18। तो m इक्वल्स टू, तो m का आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये 18 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4.5 कैसे आ रहा है, एनीथिंग इज रॉन्ग, 1/3, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 2 जा 12 यहाँ पर होगा, क्या होगा, 6 2 जा 12 यहाँ पर होगा, और ये होगा 12 और ये 4, ये हो जाएगा 12 12, 6 2 जा 12, 6 कॉन्करेंट डिवीजन दे रखे थे 2c माइनस m अपॉन m। फिर ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m, ये यहाँ पर हो गया 12, तो 12 3 जा 36। हो बड़ा इसलिए मिस्टेक चल रहा है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, बड़ा इसीलिए मिस्टेक चल रहा है यहाँ से यहाँ तक ही पूरा। चलिए वापस से लिख रहे हैं हम, 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस m अपॉन m। ये अब आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल टू 12 3 जा 36 माइनस 3m, ये 1m इधर है ही, प्लस का 3m इज इक्वल टू 36, तो 4m इज इक्वल टू 36, तो m इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4 यानी कि 9। और अब आपको पता ही है कि m क्या होता है, n माइनस 1, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 10 आपका आंसर आ चुका है। दिस इज B फॉर बॉम्बे। बिल्कुल इजी टास्क है, आपको इस तरीके के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, स्टैंडर्ड डिवीजन है 4, इफ ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय -2, यानी कि y इज इक्वल टू x डिवाइड -2, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय -2, देन द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द न्यू सीरीज। तो आप लोगों को बोला है कि डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव, बस यहाँ पर क्या पुट करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आ जाएगा। तो हमारा वाला स्टैंडर्ड डिवीजन है 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा, और रहेगा कौन सा, पॉजिटिव साइन का रहेगा, माइनस साइन आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है एज यूजुअल ऑलवेज, डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव। Dash is the entire upper part of the table which includes the column and sub columns and the unit of measurement. Unit of measurement देखते ही किसको पकड़ लीजिएगा, बॉक्स हेड को पकड़ लीजिएगा, B फॉर बॉम्बे बॉक्स हेड। बॉक्स हेड वो एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल वाला एरिया होता है जहां मेनली मेजरमेंट यूनिट तो शो करना होता है।
चलिएगा नेक्स्ट अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, वेरी इजी सा क्वेश्चन है। नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो ए है, बी है, सी है और डी है, ये मॉड्यूल की वर्कल बुकिश लैंग्वेज है, वो आपको वहां से पढ़नी है, याद करनी है, लर्न करनी है, मगअप करनी है। तो ये तीनों कंडीशन वहां पर होती हैं। तो जो नहीं होती है वो क्या है, ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। ठीक है, मैंने इतने सारे राइट पाइट लगा दिए हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। राइट तो ए फॉर एप्पल आपका आंसर, जो कि इसकी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट 2 पाई, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट 2 पाई मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस हाफ, फिर ऊपर x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का और पूरे का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। या तो इस एरिया को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या फिर प्रेजेंट कर लेते हैं कि x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो आपको लोकेशंस को क्या करना है, लोकेशंस पे ध्यान देना है। इस लोकेशन पे आपका कौन है, 10 है। इस लोकेशन पे आपका कौन है, 4 है। तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, कुछ हो गया है पता नहीं, चलिए ठीक है। ये 4 आपका कौन हो जाएगा, ये 4 आपका कौन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये 10 आपका कौन हो जाएगा, मीन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या पता करना है भैया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या वर्ड निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है मीन माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, 10 प्लस 4 14, तो 6 and 14, ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड डेसाइल पता करना है। तो थर्ड डेसाइल पता करने के लिए आपको डेटास को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप, ये इंडिविजुअल सीरीज है तो सीधा रैंक पर आ जाते हैं। रैंक होता है n+1 अपॉन डेसाइल है तो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये टोटल डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और थर्ड डेसाइल है इसलिए इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, इनटू 3 करना है। तो पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं, दैट इज 9 10 12 15, 9 10 12 15 18 25 और 111। ये आप अरेंज करते हैं विद सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इस कार्यक्रम को मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये चारों चीजें आपकी डिमांड करती हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। अगर ये आपने पहला स्टेप नहीं किया तो ये आंसर कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। राइट तो अभी हम करने जा रहे हैं डेसाइल 3। तो डेसाइल 3 के लिए करेंगे n+1 अपॉन 10, डेसाइल है इसलिए, और इंटू 3। तो 7+1 अपॉन 10 इंटू 3 यानी कि 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 2.40। इसको कहाँ देखना है, सीरियल नंबर में। इसमें छोटू सा सीरियल नंबर लिख दें क्योंकि 2.4 इज नॉट योर आंसर। राइट इज नॉट योर आंसर। अब इसको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.40 कैसे अप्लाई करेंगे, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.40, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.40, फिर थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू है आपकी 10 प्लस 0.40, थर्ड वैल्यू है 12 माइनस 10। ये सेकेंड और थर्ड के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसको सॉल्व किया तो इसका आ गया डिफरेंस 2 इंटू 0.4 यानी कि 0.8, तो 10.80। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। इट इज वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी दे रखी है, ए यूनियन बी दे रखी है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने का काम करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी दे रखा है 5/6, ए दे रखा है 2/3,
बी दे रखा है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर ले जाइए, तो 2/3 प्लस 3/5 और फिर इसको माइनस कर देंगे 5/6। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी का फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास में 13/30। इसको सॉल्व करने पर इसका फाइनल आंसर आएगा 13/30, ये तो आ गया। अब उसके बाद आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए नॉट एंड बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर दे रखा है आपको 3/5 माइनस इसका आंसर आ गया है आपके पास में 13/30 होल डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 5/18, और 5/18 है हमारा डी फॉर दिल्ली। 5/18 है आपका डी फॉर दिल्ली। क्लियर है क्या? ये आपके थ्योरम्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको पहले भी लिखवाए जा चुके हैं, मतलब इनके अंदर और कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आपको करना नहीं होता है। ये आपका फॉर्मूला है, ये वाला भी एक आपका फॉर्मूला है, एडिशन थ्योरम का है, इधर वाला कंडीशनल थ्योरम का है। कंडीशनल थ्योरम के अंदर एडिशनल थ्योरम का ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का है कि एक बिन है जिसके अंदर 1 से लेकर 99 तक के नंबर डले हुए हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजिबल बाय 9 और 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इंटरसेक्शन 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकालने के लिए क्या किया, 99 डिवाइड बाय 9, तो इट इज 11/99। फिर 99 डिवाइडेड बाय 11, तो इट इज 9, तो 9/99। और ये क्या है, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, हाँ सबको पता है ना, मल्टीप्लाई। तो 11 और 9 को हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर 11 9 जा 99, तो 99, तो 99 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ गया है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 99। तो 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 1 19 आउट ऑफ 99, तो 19 डिवाइडेड बाय 99। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क है, वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बातें हो रही हैं। स्पेयरमैन रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एनीबडी एनीबडी एनीबडी, क्या होता है? स्पेयरमैन रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनीबडी एनीबडी एनीबडी, क्या है एनीबडी? R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ये हमारा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, उसमें अब आपको अप्लाई करना है the rank coefficient of correlation marks in management and mathematics for a group of student 0.6 and the sum of the square of differences is 66. Now find the number of persons. तो R का आंसर है 0.60 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर है 66 अपॉन n क्यूब माइनस n, राइट। तो अपन ने इसको सब कुछ इधर भेज देना है। 0.60 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 66, तो इट इज 396 अपॉन n क्यूब माइनस n। इधर बचता है 0.4 माइनस का, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, फिर n क्यूब को इधर भेज देते हैं, 0.4 को नीचे ले आते हैं, तो n क्यूब माइनस n इक्वल्स टू 396 डिवाइडेड बाय 0.40। तो क्या किया, 396 डिवाइड 0.4, तो ये आ जाता है आपका 990। अब देखो इसके बाद आप चाहो तो कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल तरीके से करो या एक शॉर्टकट तरीके से करो। तो क्या शॉर्टकट तरीके से करा, 9 लगाकर ट्राई किया, 9 का क्यूब माइनस 9, फिर 10 का क्यूब माइनस 10, फिर 11 का क्यूब माइनस 11 और 12 का क्यूब माइनस 12, राइट। तो इन सबको ट्राई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे। यहाँ पर पुट कीजिए 10 का क्यूब माइनस 10, तो 990 आपका आंसर आ रहा है, मीन्स ये हमारा आंसर पुख्ता हो जाता है। शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा इस्तेमाल करें।
नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर हम किसी बिजनेस में 50,000 प्रॉफिट कमाएंगे उसके चांसेस हैं 0.75 और लूज करेंगे 20,000 उसके चांसेस हैं 0.25. नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? ई एक्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज समीशन एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी. एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले टॉपिक से यहाँ पर हम आते हैं, तो आप क्या करोगे, ये एक्स है ये पी है, एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी, और उसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 37,500, यहाँ पर आएगा 5,000 और ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 32,500. डी फॉर दिल्ली, 32,500. क्या आ जाएगा भैया? 32,500. नेक्स्ट आ जाइए कि हिस्टोग्राम का शेप सच कैसे दिखता है. तो देखिए ये शेप होता है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम. तो ये जो एक हिस्सा बन रहा है, ये जो एक हिस्सा बन रहा है, ये जो एक हिस्सा बन रहा है, इसका शेप कैसा कहला रहा है? रेक्टेंगल. क्या कहलाता है? रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल डायग्राम भी कहलाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा सिली मिस्टेक कोई कर जाता है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम ज्यादा होता नहीं है. आर का आंसर बता रखा है 0.50. बी वाई एक्स के लिए हमको बता रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये आपको y डिपेंड ऑन x की इक्वेशन दी हुई है. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x के एडजॉइनिंग क्या है? 1 है. x के एडजॉइनिंग क्या है? 1, जो क्या होता है? बी वाई एक्स होता है. x के एडजॉइनिंग जो वैल्यू होती है वो बी वाई एक्स होती है और y के एडजॉइनिंग जो वैल्यू होती है वो बी एक्स वाई होती है. y डिपेंड ऑन x, ये y लेफ्ट हैंड साइड में है, x राइट हैंड साइड में है, तो y डिपेंड ऑन x हो जाता है. तो ये आपका क्या है? 1 क्या है? बी वाई एक्स है. 1 क्या है आपका? बी वाई एक्स है, राइट. अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x. बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो गया 1, आर हो गया 0.50, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x. अब हमने क्या कर देना है? दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है. क्या कर देना है? दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है. चलिए करिए, देखिए एक बार आप सब लोग. हाँ जी भैया, चलिए देखिए कुछ कर पाए क्या आप लोग? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं. तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.5 इंटू 0.5, तो इट इज 0.25. ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन y का स्क्वायर और ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर, जो कि हमको पता करना है. तो ये इसको आप नाउ इसको 0.25 को इधर भेज दीजिए, राइट. तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन y का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर. तो 1 डिवाइड 0.25, तो इट इज 4. क्या आ गया है? क्या आ चुका है आंसर? 4. सी विल बी योर आंसर. सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने में थोड़े से नॉन मैथ्स वाले बच्चे ही इसके अंदर सिली सी मिस्टेक करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. तो बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स का रूट, जिसको कि हम आर भी बोलते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये हो गया बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट. तो अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो सी विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. विड्थ ऑफ ईच 10 क्लासेस, टोटल मिलाकर कितनी क्लासेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस हैं. विड्थ ऑफ द क्लासेस यानी कि 2.5 का क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है. नाउ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो ये सबसे पहली क्लास लोएस्ट क्लास, इसकी सबसे लोएस्ट क्लास बाउंड्री यानी कि ये 10.6, राइट. नाउ द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, ये सबसे आखिरी क्लास है और इसकी अपर क्लास बाउंड्री आपको पता करनी है. तो यहाँ पर भी सबके डिफरेंसेस कितने कितने रहे होंगे? 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5. तो 2.5 को कितनी बार कवर करके हम हाईएस्ट क्लास बाउंड्री पर पहुंचेंगे? 2.5 को
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.5 को 10 बार हम काउंट करके हाईएस्ट क्लास बाउंड्री तक पहुंचेंगे। तो ये 10 बीच में जो 2.5 के 10 बार में डिफरेंसेस हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर 25 का डिफरेंस। और ये फर्स्ट हमारा बता रखा है 10.6, 10.6, इसमें ये 25 जोड़कर हम लास्ट वाले पर आ जाएंगे। तो 10.6 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 35.6। क्या आंसर हो जाएगा? 35.6। ए फॉर एप्पल हमारे पास में मौजूद है। वेरी इजी टास्क, थोड़ा सा हल्का सा छोटू सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन को भी अगर आप स्किप कर गए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सर्टेन आइटम ऑफ मेजर्ड फ्रॉम 2.5 इज 50। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द सर्टेन नंबर। तो ए अज्यूम मीन आपको बता रखा है 2.5 और उसमें समीशन डी है 50 का। एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम सीरीज में अगर कोई अज्यूम मीन आपका 3.5 ले रहा है तो समीशन डी का आंसर आ रहा है -50। ठीक है भैया, एक वर्कशीट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तब भी आपको यही बातें बताई थी कि सेम सीरीज के अंदर आप किसी को भी अज्यूम मीन लीजिए, मीन का आंसर क्या आता है? इक्वल आता है, बराबर आता है, सेम आता है। तो मीन का आंसर है अज्यूम प्लस समीशन डी अपॉन एन। तो यानी कि चाहे आप निकाल रहे हैं 2.5 को अज्यूम मीन लेकर, आपका दोस्त निकाल रहा है 3.5 को अज्यूम मीन लेकर, दोनों के आंसर क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 50 अपॉन एन। इधर हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस का 50 अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब उसके बाद पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन। नाउ फाइनली मीन कितना आएगा? तो मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए। अज्यूम है 2.5 प्लस है ये 50 और अपॉन में 100। तो इसको हम फॉर्मूले को लगाएंगे तो मीन का आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 100 और मीन आपका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से वर्कशीट के अंदर, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, सब जगह कई बार कर चुके हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट BXYN एंड BYX। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप तीनों चीजें आपकी क्या चलती हैं? सेम डायरेक्शन में चलती हैं। क्या होता है? R इक्वल्स टू BXY मल्टीप्लाई BYX का रूट। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, दिस वी कॉल सिग्नेचर प्रॉपर्टी। तीनों के सेम डायरेक्शन यहाँ पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया वही एक है कि एक तो BXY प्लस का है और एक BYX माइनस का है, तो it can't be possible, not possible, impossible, data inconsistent, can't say, this all will be your answer. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बताया था कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। अब ऐसे पढ़ने में सारे के सारे भैया मैम रेयर इवेंट लग रहे हैं, तो हम क्या करें? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर m यानी कि कौन होता है? मीन होता है। तो जरा देखिए इनमें से किसमें एवरेज की बात कहीं कुछ की गई है? एवरेज का कोई आंसर या कोई वैल्यू या कोई बात यहाँ पर बताई गई है। पहला है द नंबर ऑफ डेज टू गेट अ कंप्लीट क्योर, द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मीटर। एक क्लॉथ था, उसको हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो पर मीटर एरिया के अंदर एवरेज पर मीटर क्या रहा है? डिफेक्ट पर मीटर। वैसे तो हमको यहीं पर रुक जाना चाहिए, ऑन लॉन्ग रोल ऑफ द कोटेड पॉलीदेन शीट। ठीक है, तो हमको वैसे तो यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिफेक्ट पर मीटर हमको बता दिया गया है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर एरिया और पर आर, पर मिनट, पर सेकेंड, इन सब के आंसर प्रोवाइड करवाता है। तो ये पर एरिया हो गया, पर प्लेस हो गया आपका। फिर उसके बाद है द एरर ऑब्टेन इन रिपीटेड मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, द नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्टेड। तो पर मीटर, पर आर, पर मिनट, पर एरिया, पर किलोमीटर, पर मीटर, ये सब यहाँ पर बाकी में नहीं है। तो बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज -0.3 देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है भैया?
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा होता है आर स्क्वायर। आपको बताया था आर वर्सेस आर स्क्वायर, ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ये ऑलवेज प्लस होता है, ये डेसिमल में चलता है, ये डेसिमल में भी चलता है, और इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज में भी इसका आंसर हो जाता है। फिर आर का स्क्वायर करते हैं तो उससे छोटी वैल्यू होती है, तो आर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर स्क्वायर होता है। तो ये सब बातें भी थोड़ी सी मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही छोटू सा है कि 0.3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस मैंने पहले इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइड वैसे भी खत्म हो जाना है, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आपका आंसर हो जाएगा, और इसको अगर इनटू 100 कर दे तो 9% भी आपका आंसर हो सकता था। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, क्या वर्ड है, नॉन डिटर्मिनेशन, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपका 0.91 आपका आंसर हो सकता था अगर आपसे मांगा जाता तो। फिलहाल लेकिन हमारा आंसर क्या है, ओनली 0.09। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इजी टास्क क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 1/4 है और Q3 अपॉन Q1 का आंसर पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका आंसर आपको बता रखा है 1/4, तो अब इसको क्या कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 4 क्वार्टाइल 3 माइनस 4 क्वार्टाइल 1 इक्वल्स टू 1 क्वार्टाइल 3 प्लस 1 क्वार्टाइल 1। अब Q3 को एक साइड कर लीजिए, Q1 को एक साइड कर लीजिए, तो 4Q3 इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 1Q3, इधर है 1Q1 इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का 4Q1, तो इधर बचता है 3Q3, इधर हो जाता है 5Q1, तो Q3 अपॉन Q1 पूछा है यहाँ पर, ठीक है, तो इधर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाता है, राइट। तो 5/3 A फॉर एप्पल इज योर आंसर। बस थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने में सिली मिस्टेक करने वाले हैं नॉन मैथ्स वाले बच्चे, बाकी अदरवाइज इससे ज़्यादा इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबल एरर दिया हुआ है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया हुआ है, और सॉरी प्रोबेबल एरर पता करना है, प्रोबेबल एरर पता करना है, r दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 स्टैंडर्ड एरर बेसिकली, फिर प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n, ठीक है, इसको पुट कर दीजिए 0.6745 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 10 का स्क्वायर अपॉन में 36 का इसका स्क्वायर और नीचे 36 का रूट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे 0.06745, 0.06745, इसको पूरा सॉल्व करने पर यह आंसर आ रहा है, तो बी फॉर बॉम्बे इज आर आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2015-2018 में दिस एंड दिस, द सैलरी रिस्पेक्टिवली दिस, हाउ मच सैलरी विल बी एडिशन टू नेट गेट इन 2018। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी और बहुत बड़ी वर्कशीट कराई थी। ये 2018, इस वक्त इंडेक्स नंबर है 97.5, इस वक्त इंडेक्स नंबर है आपका 115, ये आपके कौन है इंडेक्स नंबर। फिर आपकी सैलरी, ये सैलरी है 19,500, ये सैलरी आपकी 19,500, और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ की सैलरी पता चल जाएगी। तो ये है 115 मल्टीप्लाई 19,500 डिवाइड बाय 97.5, इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23,000। क्या आंसर आएगा 23,000, और फिर आप क्या करेंगे 23,000 माइनस 19,500, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ये 3,500 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कितने एडिशनल सैलरी, किसकी एडिशनल सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस को दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा है सैलरी बढ़ाने की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, डिक्रीज बाय की बात करें, लॉस बाय की बात करें तो रियल वेज निकाल कर उसका डिफरेंस निकालना होता है। रियल वेज कैसे निकलती है, कोई बताएगा भैया,
एक बार बता दीजिए प्लीज, रियल वेज कैसे निकाली जाती है, एक बार बता दीजिए कैसे निकालते हैं रियल वेज। नॉमिनल वेज अपॉन इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गिवन इंडेक्स नंबर वर्ड भी बोल सकते हैं, करंट ईयर इंडेक्स नंबर वर्ड भी बोल सकते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ दैट रिस्पेक्टेड ईयर भी बोल सकते हैं, और इसको इस ओवरऑल को डिफ्लेटेड वैल्यू बोला जाता है, और इंडेक्स नंबर को डिफ्लेटर बोला जाता है। ये सारे वर्डिंग, ये सारे पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया गया है आपको क्वेश्चन सीट में कि r इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू +1 है, लाइक प्राइस एंड सप्लाई, लाइक प्राइस एंड सप्लाई, तो क्या हो जाएगा लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ये लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो ये आपका ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें आपकी क्या चीज काम में आएगी, सबसे पहले तो कौन सी चीज काम में आएगी, अप्रॉक्सीमेशन रिलेशनशिप, जिसको हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, तो वो काम में आएगा। तो वहां पर आपको बताया गया है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो अब ये यहाँ पर आंसर बोल रहा है, तो हमने इसके उधर आंसर में पुट कर दिया, दैट इज 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट, ठीक है। तो यहां पर दीजिए 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, और फिर क्या करें स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो ये यहां तक हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसका रूट कर देते हैं, इसका भी रूट कर देते हैं, तो इसका रूट अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इक्वल्स टू में आ गया 8/15 का रूट और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 15/8 का रूट आपका किसके बराबर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये सी आंसर भी लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है कि आप यहीं पर 8/15 देखा और यहीं से 8/15 देखा तो आप खुश हो सकते थे, लेकिन खुश नहीं होना है। इस 8/15 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो आपका आंसर भाई, क्योंकि ये देखो कहाँ जा रहा है, बेसिकली ये यहाँ से उठ के, क्योंकि टाइम्स में पूछा है ना, तो ये इस साइड में जा रहा है, ये इक्वल्स टू में हमने यहाँ पे पुट किया था, तो ये निकल के इसके इस साइड में जा रहा है। तो इस साइड में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो क्या हो गया, रिवर्ट हो गया, आपका क्या हो गया 15/8 का रूट हो गया, राइट। और आप कंफ्यूजन, चलिए कंफ्यूजन, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कई बार हम लोगों को, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए क्या करो, कर लो भैया, एक बार फिर से कर लो, क्या कर लो कि भैया ये आंसर आपने बताया है हमको, क्या बताया है, ये आंसर आपने बताया है, तो जरा इसको चेक करवा देते हैं। तो भैया चेक कर लो, क्या था 15/8 का रूट और क्या है अंडर रूट मीन डेविएशन इनटू क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलो इसको चेक कर लो, तो इसको चेक किया 15/8 का रूट, इधर फिर से पुट कर दिया आपने 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर 15/8 का रूट, फिर 4 2 जा 8/5 3 जा 15 का रूट और स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर का रूट तो कट गया और ये 8/15 15/8 तो क्या आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन और ये स्टैंडर्ड डिवीजन। तो उल्टा पुल्टा करके भी आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। आ रही है कि बात समझ में, तो ये आपका डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइड। अब ये एक छोटी सी लिस्ट थी जो आप लोगों को दी गई थी कि कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से फॉर्मूलास प्रूव करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलास प्रूव नहीं करते, तो वो लिस्ट तो अब आपको याद करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन की छोटी सी डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ है कि आपका ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है, जितनी भी वैल्यू हैं उनका क्या हो जाता है x1 x2 x3, उनका क्या हो जाता है nth रूट हो जाता है। अब n को इधर हटा दो तो ये इसकी क्या बन जाता है, पार बन जाता है। बस यही चीज आपको लैंग्वेज में लिख कर दी गई है, दैट्स इट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा A फॉर एप्पल ट्रू, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड इज एज फॉलोज, द मीन इज गिवन बाय, द मीन इज गिवन बाय, तो मीन अर्थमेटिक मीन, तो मीन निकाल लो, म्यू निकाल लो, एम निकाल लो, ई एक्स निकाल लो, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है,
x इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी का टोटल x, और ये p x इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी मेमोरी प्लस x इंटू पी मेमोरी प्लस x इंटू पी मेमोरी प्लस x इंटू पी मेमोरी प्लस, और फिर MRC आप पुट कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 7.55 7.55 x इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी, और उसका क्या कर दीजिए MRC प्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है वेरी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की 3 और 5 के बीच की कोई सी वैल्यू का आंसर निकालिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है 1। तो जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर की बात करते हैं तो वो कौन होता है, मीन, और उसका आंसर बताया गया है 1, और बोला है 3 से ज्यादा और 5 से छोटा। तो 3 से ज्यादा और 5 से छोटा, खाली और खाली क्या बचता है, 4 बचता है। ये नहीं कि आंसर क्या निकालना है, P4 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, e की पावर -1, एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक बार आपको फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, e की पावर -m, m की पावर r और r फैक्टोरियल। तो e की पावर -1, 1 की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 35। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 0.01532, 0.01532, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो बहुत ही केयर से देखना है, ये 0.1532 दिख रहा है और हमारा आंसर है 0.01532। यही कैचवर्ड है, यही कैच पॉइंट है कि एक जीरो को अगर आपने आंखों से ओझल कर दिया तो बी फॉर बॉम्बे आप आंसर लगा दोगे और कोई बचा नहीं पाएगा इस आंसर से, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। 1 करोड़% ज्यादातर बच्चे यही लगा कर आएंगे आंसर को। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दी जीरो, जीरो को मत खाइए मत खाइए मत खाइए। जीरो में कितनी शक्ति होती है ये आप ही को पता है, ठीक है। तो फिलहाल अब आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये जीरो है, 0.01532। अगर 0.00 की केयर नहीं करी, बस 1532 फिगर देखने हैं, जीरो तो आएगी अपने आप, ऐसे माइंड में चलता है, ऐसा माइंड में बच्चों के चलता है। मैंने बहुत बार बच्चों का यही बी फॉर बॉम्बे आंसर होता है और गलत करना पड़ता है, राइट। क्यों, क्योंकि 0.0 तो जीरो है, फिगर में अपना दिमाग लगा रहता है। 1532 आंसर में क्या है, 1532। अब जीरो इधर वाला जीरो है कि इधर वाला जीरो है, क्योंकि जीरो तो यहां पर भी लिखा हुआ है, ये जीरो पॉइंट है और अपना पॉइंट जीरो है, तो थोड़ा सा टेक केयर ऑफ दिस, राइट। तो डी फॉर दिल्ली, यही पॉइंट है, यही कैच वर्ड है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, मीन ऑफ द ग्रुप इज 20, y का 85, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन y इज 5 टाइम ऑफ द x, देन द कंबाइन, ठीक है भैया। n1 आपको पता नहीं है, फिलहाल n2 पता नहीं है, मीन 1 है 70, मीन 2 है 85 और कंबाइंड मीन का आंसर पता करना है। और इन्होंने बोला है कि y इज 5 टाइम ऑफ x, तो x यानी कि पहला वाला, तो इसको x ही मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 5x, तो टोटल n कितना हो गया हमारे पास में 6x। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 बार n1, x2 बार n2 और फिर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जब तक आप प्रैक्टिस करें तो प्लीज फॉर्मूला लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप ही का भला है, आप ही का प्रॉफिट है, आप ही को मार्क्स मिलने वाले हैं, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो 70 इंटू एक्स प्लस 85 इंटू 5x और अपॉन में 6x, क्योंकि इन दोनों का टोटल आपको बता रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 82.5। कंबाइंड मीन का फाइनल आंसर आ रहा है 82.5। x से कट जाएंगे आपको जब आप सॉल्व करेंगे, तो फाइनल आंसर 82.5। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउस होल्ड स्पेंड 20% ऑन फूड, 30% ऑन फ्यूल एंड क्लोथ्स एंड द रिमेनिंग इन द अदर एक्सपेंसेस। यानी कि टोटल मिलाकर 100% ऑफ कंजम्पशन की बात की जा रही है, उसमें 20% फूड पर, 30% फ्यूल और क्लॉथ पे, और बाकी सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजें चाहिए उनके ऊपर 30 और 20 50, यानी कि बाकी 50% खर्च करते हैं। नाउ द ग्रुप इंडिसेस ऑफ द फ्यूल, क्लोथ एंड अदर इज दिस, तो फाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। तो आर रिलेटिव्स आप लोगों को या आई इंडिसेस आप लोगों को बता रखे हैं, दैट इज 125, 150 और 130। डब्ल्यू कंजम्पशन बता रखा है, ये है 20, ये है 30, ये है 50। तो क्या भरना है भैया, आर डब्ल्यू, और फिर क्या करना है, आर डब्ल्यू का टोटल डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय W का टोटल। तो इसको जब हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा, इनका टोटल आएगा दैट इज 13500 और डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आंसर आ गया 135। सी विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपको दिया हुआ है P0, ये आपको दिया हुआ है Q0, ये दे रखा है P1, ये दे रखा है Q1 और वैल्यू इंडेक्स पूछा है। आप लोगों को पहले भी बताया था वैल्यू इंडेक्स कहाँ पर, वैसे एज सच देखा जाए तो पूरे चैप्टर में वैल्यू इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में बताया था P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू V01। V01 का मतलब क्या हो गया, V1 ऊपर V0 नीचे। अब V1 का मतलब क्या हो गया, P1 Q1 और P0 Q0 का टोटल और इंटू 100 कर दें तो वो परसेंटेज में आंसर हो जाएगा, नहीं तो रेशो में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। इन दोनों ही बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया अब यहाँ पर क्या करना है, एक तो करना है P1 Q1 और एक निकालना है P0 Q0। तो हमने ये कैलकुलेट किया है, P0 Q0 आ रहा है आपका 800, 600, 150 और 100 दैट इज 1650। इधर हमने कैलकुलेट किया है तो ये आ रहा है 1200, 600, 480 और 120, तो आंसर आ रहा है 2400। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, V01, कुछ भी गिवन नहीं होता है तो करंट ऑन बेस ही हमारा सारा कार्यक्रम होता है। तो V1 ऊपर V0 नीचे, ऊपर आ गया P1 Q1, नीचे आ गया P0 Q0 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 डिवाइड बाय 1650, तो आंसर आ जाएगा 145.45, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए हमारा डी फॉर दिल्ली नन ऑफ दीज आंसर हो जाता है। अगर आपको ये चीज पता है तो इससे इजी क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे लोग। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। 3 horses are in the race. There are 3 horses in a race. A is twice likely to win B. A is twice likely to win B. B is twice likely to C. Now find the probability of C. ठीक है, वैसे तो हम C के टर्म में भी निकाल सकते हैं, बाकी इजी टास्क रहता है, इन जनरल इजी टास्क रहता है सेंटर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लें। ठीक है, तो उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी की टर्म में भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया कि B इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू 1/2B, और ये A का टर्म है, तो और खाली A B C 3 हॉर्सेज ही हैं। ये क्वेश्चन की थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग कह सकती हूँ मैं कि देयर आर 3 हॉर्सेज, तभी हम रख पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो A क्या है 2 ऑफ B, B अपने आप में B रहेगा, और C के लिए लगा दिया हाफ ऑफ B इक्वल्स टू 1। तो अब इन सब का क्या लिया हमने, एलसीएम। तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और ये हो गया 1, तो 4 2 6 और 1 7, 7/2 B इक्वल्स टू 1, तो B इज इक्वल टू 2/7। तो B का आंसर तो आ गया 2/7। अब C का आंसर है 1/2 ऑफ B, तो 1/2 इंटू 2/7 ऑफ C, तो ये आ गया आपका आंसर A फॉर एप्पल। ठीक है, ऐसे ही अगर A का निकालना होता तो A इक्वल्स टू क्या है 2B, तो A इक्वल्स टू का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2/7, तो ये हो जाएगा 4/7। और फिर चेक भी कर सकते हो कि 4/7, 2/7 और 1/7, तो कितना हो गया 7/7, यानी कि 1। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऑड्स और वो भी अगेंस्ट, फिर ऑड्स वो भी अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑड्स अगेन यानी कि A नहीं होने की और फिर A होने की, दैट इज 9:5, फिर B नहीं होने की और फिर B होने की, दैट इज 8:6। है क्या, द ऑड आर 9:5 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज 50 years लिविंग टिल 70।
अभी 50 साल का है, 70 साल तक जिएगा। एंड 8:6 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज लिविंग 60 टिल द 80, यानी कि 60 साल का है, 80 साल तक जिएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, क्या निकालना है, एटलीस्ट वन। तो आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट वन निकालने का क्या थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी अलाइव, एडिशन थ्योरम, विल बी अलाइव आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब चाहे ए हो चाहे बी हो, अगले 20 साल तक वो जिंदा रहे, ऐसा एटलीस्ट एक बंदा आपको चाहिए। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए, बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना सारा खेल खेलने के ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो 1 माइनस ए नॉट, नॉट होने का हो गया 9/14, बी नॉट होने का हो गया 8/14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 8 1 माइनस 9 8 72 डिवाइडेड बाय 196। तो ये बचेगा आपके पास में 196 माइनस 72, तो ये बचेगा 124 डिवाइडेड बाय 196 डिवाइड 196। तो अपन काटा पीटी करने के बजाय हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है 0.63। अब इन सबको डिवाइड करके चेक कर लो कि 0.63 आ रहा है क्या, किसी का भी 0.63 आ रहा है क्या। 31 डिवाइडेड बाय 99 नहीं आ रहा है जी, 1 डिवाइडेड बाय 7 नहीं आ रहा है जी, और 2 डिवाइडेड बाय 49 नहीं आ रहा है। तो इनमें से कोई सा भी आंसर 0.63 नहीं आ रहा है, तो इसलिए डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोगों के। थोड़ी सी जब आप थक जाएं, जब आप संभल जाएं, तभी आपका आगे विनिंग का कार्यक्रम बन सकता है। मिनिमम 12 आवर्स तो सभी पढ़ते हैं, या आज की तारीख में 15 घंटे सभी पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने हैं 18 घंटे। हमको ना 6 आवर्स सोने के अलावा खाना पीना नहाना धोना, सब नहाना धोना तो बिल्कुल भूल ही जाइए, बस खाना पीना, खाने पीने के वक्त भी टेबल पे बैठना है, और उसी वक्त आपको क्या पढ़ना है, नाश्ते में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, उसके लिए मैंने आपको पेजेस दिए हुए हैं। तो उस वक्त आपका ये सारा कार्यक्रम साथ में चलते रहना चाहिए। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रिपरेशन।